गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाया था प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब कौन सा पौधा कौन सा जल को एब्जॉर्ब करता है। तो उसमें मैं आप लोग को बताया था, उसका मार्ग भी बताया था। ठीक है, क्या बताया था? उसका मार्ग। इसके साथ बताया था मैं स्पेशल टाइप्स क्या बताया था आप लोग को? वाटर बताया था, मतलब कौन सा जल पौधे के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, और कौन सा जल पौधे के लिए उपयोगी नहीं होता। ठीक, इसमें जो मुख्यतः है वो कौन सा वाटर बताया था मैं आप लोग को? कैपिलरी वाटर। और कौन सा मार्ग बताया था? तो कितना मार्ग बताया था मैं आप लोग को? 2 मार्ग। पहला कौन सा मार्ग होता है? एपोप्लास्ट, और दूसरा कौन सा होता है आपका? सिम्प्लास्ट होगा। जहां दो कोशिकाओं के अंतरक कोश के अवकाश से जल का अब्जॉर्प्शन होगा तो वो क्या कहलाएगा? एपोप्लास्ट। जहां दो कोशिकाओं के मध्य साइटोप्लाज्म से होगा तो उसे क्या कहते हैं अपन? सिम्प्लास्ट कहते हैं। क्लियर हुआ तक की? फिर ये भी बताया था प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन का मार्ग बताया था। पहला कहाँ जाएगा आपका? रूट हेयर्स में। रूट हेयर के बाद कहाँ जाएगा आपका? एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस के बाद कहाँ जाएगा बताया था? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स के बाद क्या बताया था आप लोग को? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस किस शेप में होता है? तो बैरल शेप में। किसका बना होता है? तो मृदुतक कोशिकाओं का। ठीक, उसके बाद एंडोडर्मिस में एक चीज और बताया था मैं आप लोग को, कैस्पेरियन का स्ट्रिप बताया था। फिर एंडोडर्मिस के बाद कहाँ जाएगा बताया था आप लोग को? पेरीसाइकल पे। फिर पेरीसाइकल के बाद कहाँ जाएगा बताया था? प्रोटोजाइलम। फिर प्रोटोजाइलम के बाद क्या बताया था मैं आप लोग को? मेटाजाइलम। ये क्या बताया था आप लोग को? वाटर एब्जॉर्प्शन के मार्ग बताया था। क्लियर हुआ? अब कहता है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन की क्रिया होगी वो 2 मेथड होती है। पहला एक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन। उसी को मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसी में आता है मैकेनिज्म, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो पहला देखते हैं अपन एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरा होता है आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो पहले समझिएगा, इधर पहले सुन लीजिएगा फिर समझिएगा। आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिएगा, 2 एब्जॉर्प्शन होता है। पहला कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और सेकंड नंबर पे कौन होगा आपका? पैसिव। जहां प्लांट बॉडी को, मतलब पौधे को वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए अगर ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अगर बल की आवश्यकता होती है, तो वो कौन सा एब्जॉर्प्शन होगा आपका? एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। क्योंकि इसमें जल को जो एब्जॉर्ब करेगा तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला लिखिएगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पहला क्या लिखेंगे भाई आप लोग? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इधर देखिएगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है पहले समझिएगा। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय रूप से, मतलब कोई भी पौधा जल को जो एब्जॉर्ब करता है वो किस रूप में कर रहा है? तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के रूप में। और जहां एक्टिव एब्जॉर्प्शन के रूप में एब्जॉर्ब कर रहा है उसके किसकी आवश्यकता पड़ती है? एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक बोलता है कि ठीक है भाई, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसमें एक पॉइंट भी कहता है, वो कॉन्सेंट्रेशन एंगेस्ट, मतलब क्या होता है? जड़ के विपरीत कार्य करता है। क्या करता है वो लिखिएगा वहां पास एक शब्द लिखिएगा, जड़ सांद्रता प्रवणता के। लिखिएगा जड़ सांद्रता प्रवणता के विपरीत जल का अवशोषण करती है। जड़ सांद्रता प्रवणता के विपरीत जल का अवशोषण करती है। क्लियर हुआ? मतलब इसको कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एंगेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। एंगेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है? मतलब जल का क्या आता है? सांद्रता प्रवणता के विपरीत क्या करता है भाई? जल का अवशोषण करती है। ये पहला कह दिया। क्या कहता है अभी आपका? एक शब्द लिखवाया मैं आप लोगों को। क्या लिखवाया? जड़। और क्या लिखवाया मैं आप लोग को? सांद्रता विपरीत लिखवाया हूं। ये लिखवाया हूं प्रवणता के विपरीत। क्लियर है? अब इसमें आता है सांद्रता प्रवणता। क्या शब्द आता है अभी आपका? सांद्रता प्रवणता। मतलब ये विपरीत क्रिया करता है किसका? तो जल का अवशोषण के लिए। क्लियर? अब कहता है कि बहुत सारे वैज्ञानिक ये भी कहता है कि ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की किसकी आवश्यकता पड़ती है? एनर्जी। लेकिन कुछ वैज्ञानिक बोलता है कि जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो पौधे में जल के अवशोषण के दौरान किसके लिए पड़ता है? तो वो मेटाबॉलिज्म के दौरान। तो लिखिएगा
उपापचय क्रिया के दौरान लिखिएगा, उपापचय क्रिया के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हो गया, किसके दौरान कहता है भाई, उपापचय के दौरान जल का अवशोषण होती है। क्लियर हुआ तक क्या? दूसरा लिखिएगा और ध्यान समझिएगा, जितना भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का एब्जॉर्प्शन, वो सब कौन सा मेम्ब्रेन है आपका? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्लियर हुआ? दूसरा इसमें होता है परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन कहता है? परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो परमिएबल, सॉरी इम्परमिएबल, या क्या होगा? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें क्या होता है आपका? सेलेक्टिव परमिएबल काम भाग लेगा। सेलेक्टिव परमिएबल भाग लिखिएगा। जल के अवशोषण के लिए, जल के अवशोषण के लिए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भाग लेता है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भाग लेता है, इम्परमिएबल नहीं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भाग लेता है। सेलेक्टिव मतलब कहता है कि जल के अणु को भी क्या करता है, वो अंदर जाने देता है, बाकी के अणु को वो जाने नहीं देता। इस कारण इसको क्या कहते हैं अपन? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। दूसरा लिखिएगा आपका, सर और यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना सर, कहाँ कहाँ पे कौन सा मेम्ब्रेन कंफ्यूज हो जा रहा है। ध्यान समझिएगा, जितना भी सेलेक्ट मतलब कौन सा मेम्ब्रेन होता है? सेमी परमेबल। पूरे प्लांट बॉडी में अधिकतर क्या रहेगा? सेमी परमेबल रहता है। ठीक, और वो भी सेमी परमेबल के क्या होते हैं? अलग अलग कंडीशन होते हैं। जैसे देखिएगा, इधर पहले समझिएगा, ये पहला होता है परमिएबल। परमिएबल मतलब आर और पार, मतलब छोटे अणु भी जा सकता है और बड़े, ये कहलाता है परमिएबल। ठीक, इसमें साइज फिक्स है क्या? नहीं है। दूसरा सेमी परमेबल, केवल एक दिशा में जाना। क्लियर है? मतलब रूट क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एक ही दिशा पे एब्जॉर्ब किया किया कि नहीं किया? तो वो क्या कहलाएगा? वो सेमी परमेबल। अब रूट से नीचे जा रहा है क्या जल? नहीं जा रहा, मतलब रूट नीचे से कहाँ लेके जा रहा है? ऊपर। तो वो कौन सा हुआ? सेमी परमेबल। अब सेमी परमेबल है, ठीक है, लेकिन रूट कैप के पास कैसा है? वो सेलेक्टिव परमेबल। जहां जहां रूट हेयर्स रहेगा उसके कैप में क्या रहेगा आपका? सेलेक्टिव परमेबल होगा। वही वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करता है। क्लियर हुआ? दोनों अलग अलग है। सेल वाल, सेल वाल के बाद रहता है आपका सेल मेम्ब्रेन, इसके बाद रहता है आपका साइटोप्लाज्म, इसके बाद रहेगा आपका सेल ऑर्गन। सर तो इसमें सेल वॉल में कौन सा रहेगा? सेमी परमेबल। जितने भी अधिकतर सेल वाल रहता है सेमी परमेबल रहता है। और सेल वाल में देखिएगा क्या रहेगा आपका? सेलेक्टिव परमेबल रहता है। नहीं है समझ? क्योंकि इसी सेल वाल में क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा होता है दो सेल के बीच में। ठीक, जिसके कारण क्या होता है आपका? फूड मटेरियल क्या करता है? वो एक्सचेंज करता है। तो सेल वाल में क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा मिलेगा। फिर सेल वाल के दो लेयर बताया था, पहला होता है आपका सेल्यूलोज और दूसरा क्या होगा आपका? पैक्टिन रहेगा, बताया था। फिर वहां से पार हो जाएगा तो कौन सा मेम्ब्रेन में आएगा आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आएगा। ठीक, वहां से पार हो जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा आपका? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में पूरे पानी मूव करेगा, फिर अंदर उसको सेल वाल मतलब सेल ऑर्गन उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर हुआ? तभी तो नया प्रोटोप्लाज्म का क्या करेगा? वो फॉर्मेशन करेगा। आया समझ? मतलब आपको एक शब्द में याद होना चाहिए, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता। दूसरा लिखिए आप लोग, दूसरा लिखिएगा पेशी एब्जॉर्प्शन। लिखिएगा पेशी एब्जॉर्प्शन, इसी को बोलते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण। लिखिएगा पेशी एब्जॉर्प्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। लिखिएगा पेशी एब्जॉर्प्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती।
जबकि इसमें जल का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है। लिखिएगा, जबकि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है। हो गया सर ये बात ये समझ नहीं आया। हाँ, कौन नहीं समझ आया? इसी वाला वो सर्जन हाँ समझा रहे हैं ना हम। इधर देखिए, पहला अब अगला कहता है, क्या कहता है भाई? पेशिव एब्जॉर्प्शन। पेशिव मतलब होता है निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय मतलब देखिएगा, सक्रिय जहां रूप से रहेगा वहां एनर्जी की क्या होगी? आवश्यकता होती है। और जहां पेशिव एब्जॉर्प्शन होगा वहां जल की आवश्यकता, मतलब सॉरी, जल की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये पौधा है, इधर समझिए, ये पौधे का क्या होता है? रूट होता है। पौधे का क्या होगा? ये रूट होगा। ये एक प्रकार के क्या है भाई आपके पास? प्लांट्स है। क्लियर हुआ? कौन सा? ये एक प्रकार के प्लांट्स है। और ये प्लांट्स किसको एब्जॉर्ब कर रहा है भाई आपको? वाटर को एब्जॉर्ब। किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? वाटर को। किसके थ्रू कर रहा है? तो आपका रूट हेयर के थ्रू। ठीक, अब रूट हेयर के थ्रू है, वाटर को एब्जॉर्ब किया। क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होता है वो आपस में कौन सा बल के द्वारा जुड़ा होता है? कोसिएशन बोलते हैं। कोसेशन मतलब होता है आपका ससंजक बल। कौन सा बल कहते हैं भाई? ससंजक बल के कारण जल के अणु आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इस पौधे में दिन के समय कौन सी क्रिया होती है? ट्रांसपिरेशन होती है। दिन के समय कौन सी क्रिया होती है? ट्रांसपिरेशन। क्योंकि दिन के समय ट्रांसपिरेशन की दर क्या होती है? हाई होगी, जबकि रात में ट्रांसपिरेशन की दर क्या होता है? लो होता। क्लियर? तो अब कहता है कि किसी भी पौधे में जो पेशिव एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके कारण होता है? तो वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव के कारण। ठीक है, क्योंकि जल का एब्जॉर्प्शन किसके कारण होता है कहता है? तो वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव। क्योंकि आपको पता है ट्रांसपिरेशन कि किसी भी पौधे के, मतलब पौधे के वायवीय भाग, मतलब एरियल पार्ट से जल का वेपर के रूप में क्या होना? आपका लॉस होना। वो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। कहते हैं ना भाई, वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो पौधे के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में क्या निकलना? बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो उसी प्रकार से पौधे में कौन सा एब्जॉर्प्शन हो रहा है? पेशिव एब्जॉर्प्शन। ये किसके कारण हो रहा है? तो आपका ट्रांसपिरेशन के कारण। क्योंकि जल में कौन सा खिंचाव लग रहा है? खिंचाव बल लग रहा है। और वो कौन सा बल है? तो ससंजक बल, जिसके कारण जल क्या होता है? नीचे से वो ऊपर एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है? अब इसका परीक्षण करने के लिए आप लोग सर्वप्रथम पौधे के अपेक्ष भाग को क्या करना? काट देना। और काटने के पश्चात पौधे के अपेक्ष भाग में गुब्बारा से ऐसे बांध देना और पूरे यहाँ पर टेप लगा देना। ठीक, कब की ये क्रिया? शाम को। जब सुबह उठ के देखेंगे तो गुब्बारा में ऐसे आपको क्या मिलेगा? पानी भरा हुआ मिलेगा। क्लियर हुआ? इससे सिद्ध हो गया कि ये कौन सा एब्जॉर्प्शन हुआ आपका? पैसिव एब्जॉर्प्शन, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हुआ? जैसे कि अभी देखिएगा, अभी आप लोग ऐसे हो और हम ऐसे कान को पकड़ के ऐसे गुरुजी उठाते थे, ऐसे उड़ते चले जाते थे, नहीं ऐसा समझ आ? तो कौन? क्योंकि ऊपर से क्या पड़ रहा था? तनाव पड़ रहा है, खिंचाव। कौन सा क्रिया हुआ? ये वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, जिसके कारण वो गुरुजी, मतलब बच्चा क्या होता है? ऊपर उठते, अरे ऊपर सर याद आ गया था, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? नहीं है समझ आ? मतलब क्या हुआ? ऊपर से खिंचाव पड़ रहा है। वो कौन सा खिंचाव है? तो ट्रांसपिरेशन पुल है। क्लियर हुआ है तक के? तो डाउट कहीं पर से बन जाएगा? गुड। चलिए, अब इसी में एक ग्राफ है, इसी में एक ग्राफ समझिएगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपिरेशन का। ध्यान से समझिए। देखिए ग्राफ है, कभी भी याद रखना आप लोग, इधर देखिएगा, जो एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है वो हमेशा पौधों में क्या होगा? लो होगा। लेकिन जो ट्रांसपिरेशन की क्रिया होगी वो हाई होती है। क्या होती है? वो हाई। क्लियर हुआ? कैसे होगा पहले समझ लीजिएगा।
दोनों अलग अलग कंडीशन है। किसी भी पौधे में जो एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है वो 12 बजे तेजी से होता है। किसी भी पौधे में ट्रांसप्रेशन की क्रिया होती है वो 12 से बजे क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब इधर देखिएगा ऐसे क्रिया होगा और ऐसे डाउन होगा। कुछ समझ आया? मतलब ये वाला जो ऊपर रहेगा हमेशा ट्रांसप्रेशन रहेगा और नीचे वाले हमेशा क्या रहेगा, आपका एब्जॉर्प्शन होता है। आया समझ में? इधर देखिएगा ये ट्रांसपिरेशन रेट है और ये क्या है भाई, आपका एब्जॉर्प्शन रेट है। ये 12 बजे का टाइम का है ना यार, क्या समझ, ये सायंकाल का टाइम है और ये 6 बजे से लेके 12 बजे तक, ये 12 से लेके 6 बजे तक। ये वेट ऑफ द वाटर है, ये उधर वेट ऑफ क्या है, वेट ऑफ वाटर, और ये क्या है, टाइम है। सर मॉर्निंग 6 बजे। हाँ इधर का यार, ये दोपहर का टाइम है 12 बजे का, ये उधर सायंकाल का है। और हमेशा मिड नाइट में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा, ट्रांसमिशन भी क्या होगा, कम होगा। हो गया? अब अगला होता है, ध्यान समझिएगा, इसे कभी भी ग्राफ अगर देता है तो हमेशा जो ऊपर में ग्राफ रहेगा हमेशा किसका होगा, ट्रांसलेशन का, और एब्जॉर्प्शन का ग्राफ हमेशा क्या रहता है, उससे कम रहेगा। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक, अब इसको लिखिएगा, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक मतलब फैक्टर देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर होता है। देखिएगा वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले क्या होते हैं भाई, आपका फैक्टर्स। तो फैक्टर देखिएगा दो ही फैक्टर होता है भाई। लोगों को प्रॉब्लम कितने लोगों से होता है, केवल 2 लोगों से होता है। ठीक, पहला जो फैक्टर होता है वो कौन फैक्टर होता है, आपका एक्सटर्नल फैक्टर। पहला कौन सा फैक्टर होगा, एक्सटर्नल फैक्टर, और सेकंड कौन होगा भाई, आपका इंटरनल फैक्टर होगा। पहला कौन सा फैक्टर कहता है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब होता है बाह्य कारक, और दूसरा क्या होगा भाई, आपका आंतरिक कारक। तो पहला अपन देखते हैं बाह्य कारक में, पहला क्या देखते हैं भाई, बाह्य कारक। स्टार्ट करें आप, ध्यान से समझिएगा। अब इसको रटना नहीं है यार, इसको सिर्फ ऐसी पॉइंट बस बना के लिखना है। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बहुत सारे जो बाह्य कारक होते हैं वो कौन सा फैक्टर होगा, एक्सटर्नल। इसमें लिखा है, पहला लिखा है उपलब्ध मृदा जल, मतलब कहता है पहला सॉइल में उपस्थित जल की मात्रा। क्लियर हुआ? मतलब मृदा में उपस्थित जल की क्या कहता है भाई, मात्रा। इधर देखिएगा, पहले समझिएगा, ये पूरे पौधा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पौधा, और इसमें पूरे पानी भरा हुआ है, तो क्या वो पौधे के लिए उपयोगी है, नहीं है। क्लियर है? क्योंकि अधिक पानी होने से पौधे के स्टेम में सड़न हो जाता है, मतलब डंपिंग ऑफ सीड हो जाता है। कौन सा हो जाता है, डंपिंग ऑफ सीड, मतलब उसमें पाइथियम रोग होता है। कौन सा रोग होता है, पाइथियम। मतलब अभी देखिएगा चना का खेत है, चना के खेत में बुआई किए और चना को लगा दिए, और पानी अगर हल्का से भरा हुआ है तो उसका स्टेम ऐसे ग्रोथ करेगा और फिर ऐसे मुड़ जाता है, यहाँ पास पतला हो जाता है। गौर किए कभी? ऐसे हो जाता है ये, जिसको क्या कहते हैं, डंपिंग ऑफ सीड। मतलब बीज अंकुरित हुआ लेकिन उसका स्टेम झुक गया। जैसे हम अच्छा ग्रोथ कर लिए तो हमारा कमर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा,
तो हम ऊपर उठ पाएंगे क्या? नहीं पाए। मतलब इस जगह पे क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। और वो कौन सा रोग होता है तो आप लोग को पता है कौन सा रोग होगा, पाइथियम रोग होगा। कौन सा होगा भाई आपका, पाइथियम, जिसको कहता है डंपिंग ऑफ सीडलिंग रोग। आया समझ करके? मतलब अगर वो खेत में पानी भरा हुआ है तो वो पानी किसी काम का नहीं है। मतलब हमेशा पानी रूट के कहाँ होना चाहिए, निचली सतह पे होना चाहिए, रूट के ऊपरी सतह पे पानी नहीं होना चाहिए। आया? ये सभी पौधे के लिए लागू नहीं होता। कुछ ऐसे पौधे हैं जो हाइड्रोफिटिक होते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो जीरोफिटिक होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मीजोफिटिक होते हैं। मतलब सभी कंडीशन पे जो अडाप्ट करेगा वो मीजोफिटिक कहलाता है। जो केवल टेरेस्ट्रियल जगह को अडाप्ट करेगा वो जीरोफिटिक कहलाएगा। जो केवल पानी पे रह के अडाप्ट करता है वो कहलाता है आपका हाइड्रोफिटिक। आया समझ? तो मृदा में उपस्थित किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जल पे। ज्यादा होगा तो वो पौधे को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अगर कम रहेगा तब भी पौधे के क्या होगा, वो प्रभावित करता है। जिस प्रकार से 100% वाटर में से 100% वाटर में से केवल 1% जल को पौधा क्या करता है, यूज करता है, बाकी 99% वाटर को क्या करता है, वो रिलीज करता है। क्लियर हुआ है? मतलब 100% जल में से कितना परसेंट जल को एब्जॉर्ब करता है पौधा, 1% को, बाकी 99% को क्या करता है, वो रिलीज करता है। क्लियर हुआ था क्या? तो पहला समझ आ गया, मृदा में उपस्थित जल की मात्रा कहीं ना कहीं वो क्या करता है, ये पौधे को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। आया समझ आता क्या? इसका नाम एक बार फिर से बता दीजिए। क्या बोले? डिजीज जो होता है ना, लिखिएगा पाइथियम रोग के कारण होता है, जिसको कहता है डंपिंग ऑफ सीडलिंग। लिखिएगा डंपिंग ऑफ सीडलिंग ग्रोथ। लिखिएगा डंपिंग ऑफ सीडलिंग ग्रोथ। मतलब बीज अंकुरित हुआ उसके बाद इसका स्टेम का क्या हो जाना, झुक जाना, वो कहलाता है डंपिंग ऑफ सीडलिंग ग्रोथ, जिसको कहते हैं पाइथियम द्वारा होता है। जो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो मैस्टिकोमाइकोटिना ग्रुप से। हो गया? लिखिए अगला देखते हैं। लिखिएगा मृदा विलयन की सांद्रता। दूसरा देखिएगा मृदा विलयन की सांद्रता कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। लिखिए हिंदी में इसको मृदा विलयन की सांद्रता। अब इधर ध्यान समझिए क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन। सॉइल सॉल्यूशन मतलब क्या कहता है, मृदा विलयन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, सांद्रता। अगर जल की सांद्रता कोशिका द्रव्य के सांद्रता से क्या होगा, कम होगा। ध्यान समझिएगा, मतलब जल का सांद्रता किसकी सांद्रता की तुलना में कहता है, साइटोप्लाज्म की सांद्रता की तुलना में क्या रहेगा, कम रहेगा। तभी पौधे जल को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मतलब कुल मिला के अगर वाटर एसिडिक नेचर रहेगा तो पौधा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आ गया समझ? नहीं आया? नहीं आया क्या समझ? अगर वो बेस रहेगा जल, क्लियर है, या उदासीन है वो, क्योंकि अगर आपको पता है 1 से 7 है मतलब क्या होता है, एसिडिक नेचर होगा। 7 से ऊपर मतलब क्या नेचर होगा, बेस नेचर, और 7 होगा तो उदासीन होगा। ठीक, लेकिन जल अगर किसी भी दीवारों से टकरा के गिरता है तो एसिडिक नेचर होता है। ध्यान समझिएगा, अगर क्योंकि जल का पीएच भी क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर है? अभी जैसे नॉर्मल ये है तो इसका पीएच कितना रहेगा आपका, 7। ठीक, अगर मैं पानी को निकाला, ठीक, और पानी को निकाल के दीवार में से मार दिया, ठीक, तो उसका पीएच हमेशा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आया समझ आता कि नहीं आया समझ? कम होगा ना, एसिडिक नेचर हो जाएगा। जब वर्षा होता है तो टकरा के गिरता है ना यार, तो कौन सा नेचर होता है, एसिड नेचर। इसी का कहते हैं कि बरसात के पहली वर्षा पे नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि दांत का खुजली होता है। आगे समझ आप? क्लियर हुआ? तो उसी प्रकार से कहता है कि जल की सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से कम होगा तभी पौधे क्या करता है, जल का एब्जॉर्ब करता है। अगर इससे ज्यादा रहेगा तो पौधा जल का एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ तक के? जितना भी फैक्ट्री के पास देखिएगा जो काम करने वाले वर्कर रहते हैं,
और वहां पास के जितने भी प्लांट्स होते हैं सब कैसा होता है, एसिडिक टाइप का हो गया रहता है। मतलब वहां पास पौधे की सुंदरता पूरी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्लियर हुआ। इसी कारण जहां भी पॉल्यूशन वाली जगह रहता है वहां हमेशा जूनिपेरस का प्लांट लगाया जाता है। जूनिपेरस, क्रिप्टोमेरिया, आरूकेरिया, विद्यापत्ति, ये सब प्लांट को लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन को क्या करता है, ये कम करता है। क्लियर हुआ तक के? आ गया समझ? गुड। तो दूसरा, पहला क्या बताया मैं आप लोग को, मृदा में उपस्थित जल की मात्रा। दूसरा क्या बताया मैं आप लोग को, मतलब मृदा सॉल्यूशन की सांद्रता। तीसरा लिखिएगा मृदा वायु, सॉइल एयर। अगला लिखिएगा सॉइल एयर। तीसरा लिखिएगा सॉइल एयर। इधर ध्यान समझिएगा, सॉइल एयर मतलब इधर देखिएगा, सॉइल है और क्या है आपका एयर, मतलब मृदा में उपस्थित क्या है, वायु। अगर मृदा में उपस्थित में वायु अगर नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसी कारण देखिएगा जब कुआं खोदाई होता है, कौन सी खुदाई होता है, कुआं खोदाई होता है। कौन खोदाई होता है, कुआं खोदाई होता है। तो 10 फीट तक के खुदाई हुआ, फिर 11वां फीट हुआ, 15 फीट, 20 फीट, फिर 30 फीट में आ गया खुदाई करते करते। ठीक है, तो 30 फीट में अधिकतर एक गैस निकल जाती है, मीथेन गैस भी निकल जाता है, जिससे लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आया समझ? और जितना जमीन के अंदर जाते हैं उतना ज्यादा ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होते जाएगी। ठीक है, जिससे पौधों को क्या होगा, नुकसान होगा। क्लियर हुआ था क्या? तो यही कहलाता है मृदा एयर। मतलब मृदा में बहुत सारे क्या होते हैं, वायु होते हैं, जो कहीं ना कहीं पौधे को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को वो कम करता है। क्लियर हुआ था क्या? जैसे जहां पास देखिएगा, जहां पास कूड़ा कचरा पौधे डाले रहते हैं, कौन सा पौधा रहता है, कूड़ा कचरा। और कूड़ा कचरा जगह पे क्या होता है, कोई भी पौधे जल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। कर पाता है क्या, नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वहां अधिक मात्रा में क्या रहता है, एयर रहता है। क्लियर हुआ था क्या? जहां पर देखिए ना, जहां कूड़ा कचरा डालते हैं, बिलासपुर में डंप करते हैं, वहां पर कोई पौधा ग्रोथ करता है क्या, नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पूरे जगह क्या रहता है, एयर रहता है, हवा से रहता है, भरा रहता है। क्लियर हुआ? इस कारण ऐसी जगह पे पौधे ग्रोथ नहीं करते। आया? चौथा लिखिएगा मृदा का तापमान। अगला लिखिएगा सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर लिखिएगा। अगला सॉइल टेम्परेचर, मृदा का तापमान। अगला लिखिएगा सॉइल का तापमान। अब इधर देखिए सॉइल का तापमान कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर। आपको पता है कि कोई भी पौधे को जल को एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो टेम्परेचर होती है मृदा की, वो कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इतना में ही पौधे जल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो पौधे के लिए क्या होता है, वो हानिकारक होगा। इधर देखिएगा, कोई भी पौधा 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान से ही पौधे जल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इससे ज्यादा होगा तो पौधे जल का एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ? ये कहलाता है मृदा का तापमान। जैसे कि आप लोग देखिएगा, अभी देखिएगा, जैसी किसका आता है, दिन आता है, गर्मी का दिन आता है। कौन सा दिन आता है, गर्मी का दिन। तो पूरे की गर्मी के दिन में जितने भी जो प्लांट्स होते हैं वो सब अपने शरीर से किसको बाहर निकाल देता है, लीफ को। क्यों निकाल देता है, पानी की कमी। गुड। मतलब उस पौधे में पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो अब वो पौधे अगर पत्ती को नहीं गिराएगा तो वो पौधे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इस कारण सबसे पहले वो पौधे की पत्ती को क्या करता है, वो नष्ट कर देता है। आया समझ पत्ती? नहीं आया? क्योंकि तापमान बढ़ता है तो मृदा में तापमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हुआ? इस कारण पौधे अपने पूरे पत्तियों को क्या कर देता है, वो गिरा देता है। ठीक, और पूरे गिरा देने के पश्चात क्या होता है, वाटर की ट्रांसमिशन की दर क्या हो जाती है, कम, नगण्य हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? नहीं आया समझ? अब दिमाग में आ रहा होगा सर को सबको गिरा देता है तो प्रकाश संश्लेषण कैसे करता हूँ।
नहीं आया समझ? तो सबको एक साथ नहीं गिराता, आया समझ? धीरे धीरे गिराता है और गिरने से पहले 2-4 नए पत्ती आना स्टार्ट हो जाता है, ताकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो, चलता रहे। आया समझ? सर एक जगह पे पढ़ रहे थे कि कई प्लांट जैसे गिरा देते तो उसके स्टेम जो ग्रीन रहते उसमें कम मात्रा में फोटोसिंथेसिस। हाँ, उसमें होता ही है। जहाँ पास ग्रीन पार्ट्स होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और मैं पहले बताया था जहाँ पास क्लोरोफिल ए रहेगा वहाँ पास क्लोरोफिल बी, जहाँ क्लोरोफिल ए वहाँ पास सी, जहाँ पर क्लोरोफिल ए वहाँ पास डी, जहाँ पास ए वहाँ जैंथोफिल, जहाँ पास ए मतलब कॉमन है क्लोरोफिल ए का होना। क्यों कॉमन है? क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्योंकि मैग्नीशियम रहेगा तभी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेगा। अगर Mg नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेगा। क्लियर हुआ तक के? ये मैग्नीशियम राइबोसोम को भी जोड़ता है, ठीक, फोटो का सिंथेसिस करता है। सब क्रिया के लिए जिम्मेदार कौन होता है? आपका Mg होता है, मैग्नीशियम। जैसे आपको शरीर को चलाने के लिए एक एलिमेंट का होना अत्यंत आवश्यक है। वो कौन सा एलिमेंट है? कौन सा एलिमेंट है? पहला कार्बन, ऑक्सीजन, फेरस, साइनाइड। कौन सा तत्व आवश्यक है इसमें? आयरन मेन आपका एलिमेंट होता है वो है तो आयरन, जो हीमोग्लोबिन होता है। अगर वो नहीं है तो ऑक्सीजन को क्या करोगे? क्लियर है? मेन आपका तत्व होना चाहिए कौन? आपका फेरस। इसी कारण देखिएगा जब आप लोग घर में सब्जी बनाते हो तो नॉन स्टील से बनाते हो। कौन सा बनाते हो? नॉन स्टील से। इस कारण आपके सब्जी में टेस्ट लेस होता है, सब्जी टेस्ट मजा नहीं आता। या घर में चाउमीन बनाते हो तो टेस्ट नहीं आता, क्योंकि आप नॉन स्टील के कढ़ाई से बना रहे हो। और वही मार्केट में जाके लोहे की कढ़ाई में बना हुआ चाउमीन को खाते हो तो टेस्ट ज्यादा मिलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आपको क्या मिल रहा है? आयरन मिल रहा है। लेकिन काला भी हो जाता है सर उससे। ठीक, और इसी कारण देखिएगा जितने भी जो महिलाएं हैं उन लोग को कभी भी आयरन की कमी नहीं होता था पहले। अब हर एक व्यक्ति को आयरन की कमी हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले की दादी वादी लोग कढ़ाई लोहे से बनाते थे सब्जी, इसलिए लोहे मतलब आयरन की भरपाई हो जाता था। और आजकल नॉन स्टील से बनाते हैं इसलिए आयरन की भरपाई नहीं होता है। इस कारण हर एक व्यक्ति को आयरन की शरीर में कमी होते जा रही है। आया समझ? नहीं आया? इसलिए घर में हमेशा लोहे की कढ़ाई से सब्जी बनाना चाहिए ताकि आयरन उसे हमको मिलता रहे। क्लियर हुआ? अरे प्रेगनेंसी के दौरान देखिएगा ना बहुत कम हो जाता है। क्लियर है? इसलिए अभी से सतर्क रहिए, लोहे की कढ़ाई से खाना बनाना स्टार्ट करिएगा, ठीक। और पहले के लोग मिट्टी के बर्तन से क्यों यूज करते थे? क्योंकि सभी प्रकार के मिनरल न्यूट्रिशन क्या था? उपस्थित था। ये कौन सा फैक्टर हुआ आपका? एक्सटर्नल फैक्टर। दूसरा लिखिएगा इंटरनल फैक्टर, आंतरिक इंटरनल फैक्टर मतलब आंतरिक कारक। पहला होता है आपका वाष्पोत्सर्जन, पहला लिखिएगा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। तो इधर पहले समझिएगा, कोई भी पौधे जल का क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। कोई भी पौधा जल को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो पौधे से जो अतिरिक्त जल रहेगा उसको शरीर से कहाँ निकालेगा? बाहर निकालना। मतलब कहता है पौधे के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, ये क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन आगे टॉपिक में है, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कि ट्रांसपीरेशन कितने प्रकार से होता है। आगे टॉपिक में है, ज्यादा इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं अपन। क्लियर होता के? मतलब प्लांट बॉडी के एरियर पार्ट से वाटर का क्या होना? लॉस होना क्या कहलाता है? आपका ट्रांसपीरेशन कहलाएगा। कितना परसेंट लॉस होता है? तो 99% प्लांट बॉडी वाटर को क्या कर देता है? लॉस करता है, ठीक है। वो ट्रांसपीरेशन अलग अलग प्रकार का होगा, स्टोमेटल द्वारा होगा, क्यूटिकल द्वारा होगा, लेंटिकुलर। ये आगे मैं बढ़ाऊंगा आप लोग को यार। क्लियर हुआ? दूसरा लिखेगा उपापचय। मेटाबोलाइज्म क्या करता है? पौधे को प्रभावित करता है। ठीक,
कैसे उपापचय के द्वारा प्रभावित करता है, इधर देखिएगा। उपापचय मतलब एक शब्द आता है KCl। KCl मतलब समझते हो, पोटेशियम साइनाइड। देखिएगा, कोई भी चीजों के लिए जो श्वसन दर को कम करता है, किसको दर को कम करता है? श्वसन दर को। इसमें दो चीज जिम्मेदार होता है। एक तो पहला है, आप लोग को सबको पता है, पहला है आपका सोडियम और दूसरा कौन होता है आपका? पोटेशियम। क्योंकि मैं पहले बता दिया था, जो भी कैंसर व्यक्ति रहता है उसमें सोडियम पोटेशियम के शरीर में क्या होती है? कमी होती है। और जहाँ सोडियम पोटेशियम की कमी होगी वहां कितना टाइम ऊपर चल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये हो गया श्वसन की दर को कम करने वाला। लेकिन श्वसन की दर को पूरी तरीका से रोकने वाला कौन सा होता है? तो साइनाइड होता है। अगर थोड़ा सा भी साइनाइड ला के छिड़क देंगे तो हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबके सब अभी टपक जाएंगे। आया समझ? क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन दर को तुरंत क्या कर देता है? वो ब्लॉक कर देता है। क्लियर में होता क्या? तो ये मतलब कहीं ना कहीं पोटेशियम साइनाइड क्या होता है? श्वसन की दर के लिए प्रभावित करता है। मतलब उपापचय दर की क्या करता है? वो प्रभावित करता है। क्लियर में तक के? अगर पूछेगा श्वसन दर के लिए मतलब दर को कम करने वाला कौन होगा? सोडियम, पोटेशियम और कौन होगा आपका? साइनाइड होगा, जो मेटाबॉलिज्म की दर को क्या करता है? कम करता है। क्लियर हुआ? अगला लिखिएगा, मूल रोमों की संख्या। मूल रोमों की संख्या मतलब नंबर ऑफ रूट हेयर्स। अगला पॉइंट कौन होता है? एक्सटर्नल फैक्टर पे, फिर इंटरनल फैक्टर पे, नंबर ऑफ रूट हेयर्स। नंबर ऑफ क्या कहता है भैया आपका? रूट हेयर्स। इधर देखिए, नंबर ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर कहता है मूल रोम की क्या कहता है भैया आपका? संख्या। इधर समझिएगा, नंबर ऑफ क्या कहता है? रूट हेयर, मूल रोम की संख्या। मैं आपसे पूछा कि पौधे में रूट हेयर का निर्माण पौधे के किस भाग में होता है? जहां परिपक्व रहेगा उसी जगह पे क्या होगा? रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा। अगर रूट हेयर कम रहेगा तो पौधे वाटर के दर्शन भी क्या करेगा? कम करेगा। जितना अधिक मात्रा में रूट हेयर होगा उतने अधिक प्लांट बॉडी क्या करेगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। अरे भैया, जितना शरीर उतना ही तो खाना खाओगे। पूछो दे उससे, क्या बोलते हैं पटेल से, जैसा शरीर वैसी खाना खाएंगे आप। और माया से पूछो, जैसे शरीर वैसी खाना। भाई जो दुबले पतले रहेंगे वो लोग ज्यादा खाते हैं, ऐसा नहीं होता, जस्ट ऑपोजिट है। ठीक मेटाबॉलिज्म की दर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, मतलब जिसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म की दर तेज होती है वो ज्यादा रोटी खाएगा, और जिसके शरीर पे मेटाबॉलिज्म की दर कम होती है वो कम रोटी खाएगा। क्लियर है? मतलब वही है, देख रहे हो मोटी है तो वो बोल रही है। हाँ ठीक है, तो अच्छी बात है, इसीलिए फिट हुई। इधर देखिए, अब नंबर आप क्या कहता है भाई? रूट हेयर। रूट हेयर मतलब कहता है जड़ की क्या कहता है भाई आपका? मतलब हेयर के आधार पे क्या होता है? वो वाटर के एब्जॉर्प्शन में वो प्रभावित करता है। अगर कम रहेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम। अगर ज्यादा रहेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? आ गया समझ? तो ये हो गया आपका जल का अवशोषण। इसमें केवल कितना ये शब्द याद रखना है? तो 6 या 7 शब्द को याद रखना है। पहला बताया था जल का अवशोषण कौन भाग करता है? तो रूट हेयर। जल का अवशोषण कितना भाग बताया? तो 2। पहला एक्टिव और दूसरा आपका पेसिव। एक्टिव के लिए ऊर्जा, पेसिव के लिए ऊर्जा नहीं। पेसिव हमेशा ट्रांसपिरेशन। जल का अवशोषण के कितने अवशोषण कर सकता है? तो 2 प्रकार से, पहला एपोप्लास्ट और दूसरा सीम्प्लास्ट। क्लियर हुआ है तक के? फिर बताया था उसके मार्ग को बताया था, जिसमें से आपका रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। कहानी खत्म। आया समझ? इतना ही 4 चीज को पढ़ना है इसमें से। अब अगला टॉपिक लिखिएगा आप लोग, अब लिखिएगा एसेंट ऑफ सेट। ये नया टॉपिक है आप लोग का, ठीक है? इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जल का परिवहन। हेडिंग डालिएगा, जल का परिवहन, एसेंट ऑफ सेट। उसी को हिंदी में कहते हैं रसारोहण। लिखिएगा एसेंट ऑफ सेट। इसको हिंदी में कहते हैं रसारोहण। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, रसारोहण क्या है पहले समझिएगा। जैसे अभी हम जल का मार्ग पढ़े थे ना, वही जल के मार्ग को हम क्या कहते हैं भाई? एसेंट ऑफ सेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई?
एसेंट ऑफ सेप। ध्यान समझिएगा, एसेंट ऑफ सेपोया। ठीक, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता दे रहा हूं, दोनों को एक साथ नहीं पढ़ के अलग अलग पढ़ेंगे, पहले समझिएगा ना। ये देखिएगा, ये पौधा है, ये क्या है भाई आपका पौधा है। क्लियर हुआ? पौधा हमेशा नीचे से ऊपर किसको लेके जाता है? जल को। पहला ध्यान समझिएगा, नीचे से ऊपर किसको लेके जाता है? जल को। और जल को ले जाने वाला कौन होता है आपका? जाइलम। और जाइलम का कौन भाग लेता है? तो पहला कौन भाग लेगा आपका? ट्रैकिड्स। और दूसरा कौन भाग लेगा आपका? वैसस। यही दोनों क्या करता है आपका? भाग लेता है। किसको ले जाने के लिए? जल को। और जल में सभी प्रकार के क्या होते हैं भाई आपका? मिनरल न्यूट्रिशन। क्लियर हुआ? मतलब ये नीचे से ऊपर लेके गया, किसको लेके गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। कौन सा कंपाउंड को लेके गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। पहला कंडीशन। मतलब आज पौधे में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अब पौधे पत्ती में कौन सा कंपाउंड बना? ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब खाना पक गया। अब खाना पका कहाँ? पौधे की पत्ते पे। अब पत्ती से ऊपर से कहाँ लाएगा? नीचे। तो ध्यान समझिए, नीचे वाला सिर्फ नीचे से कहाँ गया? ऊपर गया। और कहीं गया क्या? नहीं गया है। अब ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे। तो ऊपर से नीचे लाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है आपका? फ्लोएम। क्लियर हुआ? और नीचे से ऊपर ले जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हुई क्या? नहीं हुआ। लेकिन ऊपर से नीचे लाने के लिए ऊर्जा की क्या होगी? आवश्यकता होगी। अभी पढ़ाऊंगा इसको मैं, बाद में और डीप पढ़ाऊंगा इसको, लोडिंग और अनलोडिंग। पहले सिर्फ इसका मार्ग बस समझिएगा, एसेंट ऑफ सेप का। इसको कहते हैं रसारोहण। ठीक, तो जो नीचे से ऊपर जा रहा है यही कहलाता है एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप, जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो कहलाता है एसेंट ऑफ सेप। आया समझ? और पत्ती से जो बाहर निकल रहा है वो कहलाता है ट्रांसपीरेशन। ध्यान समझिएगा, नीचे से ऊपर जा रहा है वो क्या कहलाया? एसेंट ऑफ सेप। और पत्ती से जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। और पौधे की पत्ती के ऊपर से नीचे आना ये क्या कहलाएगा आपका? फ्लोएम। मतलब फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक, तो फ्लोएम का कौन सा जिम्मेदार होता है? तो पहला होता है आपका स्यूटोप और दूसरा होगा आपका कंपेनियन। ये ऊपर से नीचे लाता है, किसको लेके आता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जिसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? एटीपी का। आगे पढ़ा रहे हैं। क्लियर हुआ तक क्या? आ गया कुछ समझ? ठीक, आगे इसको पढ़ेंगे और टेंशन मत लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये दो चीज हुआ आपको, मतलब हमेशा नीचे से ऊपर ले जाने का काम कौन करेगा आपका? और ऊपर से नीचे लाने का काम, मतलब सेंटर पे क्या रहेगा आपका? बाहर की तरफ क्या रहेगा आपका? अब इसका एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। मतलब रसारोहण के मार्ग, यही दो मार्ग है जो क्या करता है आपका? ट्रांसपोर्ट करता है। एक कर रहा है जल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्लियर हुआ? इसका एक्सपेरिमेंट बताते हैं। पहला आपका रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। पहला लिखिएगा रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। पहला आपका कौन सा है एक्सपेरिमेंट? रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। इसको समझिएगा ना यार। सर कौन से टॉपिक पढ़ा रहे हैं? क्या बोली जी? कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? कौन से टॉपिक पढ़ा रहे हैं? एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण।
चलिए समझा देता हूँ भाई मैं। हो गया, समझा दूँ मैं। चलिए समझाते हम। इधर समझिएगा, ये 3 कॉलम बनाया हुआ है। आपके पुस्तक में रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के लिए केवल 2 कॉलम दिया हुआ है। ठीक, तो एक कॉलम में देखिएगा, ये कॉलम में अंदर की तरफ जाइलम भी है और बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम है। ऐसे पौधे में नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे, मतलब ये पौधा क्या है, स्वस्थ है। मतलब हमको जान गया जाइलम और फ्लोएम ये क्रिया में भाग लेता है। कैसे जाने कि जाइलम फ्लोएम इस क्रिया में भाग लेता है? तो सबसे पहले देखिएगा, ये पौधा है। ये क्या है भाई आपका, ये पौधा है। इस पौधे पे यहाँ पास भी एक पत्ती है और यहाँ पास भी एक पत्ती है। तो नीचे से जल का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जल का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। तो जहां जहां तक के जाइलम है वहां की पौधे की पत्ती कहाँ है, ऊपर की तरफ है, प्रकाश की तरफ है। और इसके ये वाले भाग में हम जाइलम को क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। तो नीचे से ऊपर तक के तो गया जल, लेकिन इसके ऊपर तक के जल पहुंचा क्या, नहीं पहुंचा। तो ऊपरी पोर्शन क्या हो जाएगा, ऊपर पोर्शन क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। पहला कंडीशन, मतलब जल क्या हो रहा है, ऊपर हिस्सा तक के नहीं जा रहा। आया समझ तक। दूसरा कंडीशन कहता है कि दूसरे पौधे के हम बाहर को निकाल दिए, फ्लोएम को निकाल दिए, तो नीचे से ऊपर तक के यहाँ तक के गया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुआ। लेकिन ऊपर पे देखिए जल तो जा रहा है, जल क्या हो रहा है, जा रहा है। इस कारण पौधे की पत्ती क्या है, हरा भरा। क्लियर है। लेकिन ऊपर से जो नीचे आता, कौन आता, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो आ रहे हैं क्या, यहाँ से नीचे ले आ रहा है। मतलब इस जगह पे रूट आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इधर का हिस्सा क्या हो जाएगा, सूखते जाएगा। क्योंकि इधर सिर्फ पानी मिल रहा है लेकिन भोजन नहीं मिल रहा। आया समझ। तो सिद्ध हो गया कि एसेंट अपसेट में कौन भाग लेता है, जाइलम और फ्लोएम भाग लेता है। क्लियर हुआ। कितना दिनों बाद आ रही हूँ? अरे सर तबीयत खराब था। हाँ, तबीयत खराब हो गया तो कल आना। कल कौन भाग लेता है भी आपका, जाइलम और फ्लोएम। किस में भाग लेता है, तो रसारोहण के क्रिया के। क्लियर हुआ तक क्या, मतलब समझ आ गया होगा कि जाइलम का काम होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड को नीचे से कहाँ लेके जाना, ऊपर। और फ्लोएम का काम होता है ऊपर से ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ लाना, नीचे। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। क्लियर हुआ। अब इसी में क्या बोलेंगे, इधर देखिएगा, जाइलम का लिखिएगा, एक शब्द लिखिए, चलिए लिखे, लिखिएगा जाइलम का कार्य होता है, लिखिएगा जाइलम करके डालिएगा। जाइलम जल एवं खनिज अकार्बनिक पदार्थ को, जल एवं खनिज अकार्बनिक पदार्थ को नीचे से ऊपर ले जाने का कार्य करता है। नीचे से ऊपर ले जाने का कार्य करता है। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, फ्लोएम। लिखिएगा फ्लोएम कार्बनिक पदार्थ को ऊपर से
नीचे लाने का कार्य करता है। हो गया, लिख लिया। अब लिखिएगा सिद्धांत, एसेंट ऑफ सेट का थ्योरी या थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सेट। लिखिएगा रसारोहण की सिद्धांत। अब कौन कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने सिद्धांत दिया था कि किस प्रकार से जल का अवशोषण होता है। तो लिखिएगा पहला एसेंट ऑफ सेट का थ्योरी, पहला देखते हैं वाइटल थ्योरी। पहला लिखिएगा वाइटल थ्योरीज, जयवाद। इधर देखिएगा, जो वाइटल थ्योरी होगा इसको अलग अलग वाद में डिवाइड किया गया है। वाइटल थ्योरी को क्या किया गया है, अलग अलग वाद में किया गया। तो पहला लिखिएगा गॉडल थ्योरी, गॉडल-वेस्की थ्योरी। लिखिएगा गॉडल-वेस्की थ्योरी, देख करके लिखिएगा। इसे रिले पंप थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है। लिखिएगा गॉडल-वेस्की थ्योरी को रिले पंप थ्योरी के नाम से जाना जाता है। रिले पंप थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा गॉडल-वेस्की थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है तो रिले पंप थ्योरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है तो रिले पंप थ्योरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ, किस नाम से जाना जाता है, रिले पंप थ्योरी। मतलब इसमें कहता है गॉडल-वेस्की में कि इसमें जो जल के अणु होते हैं आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, सटा होते हैं, जिसके कारण नीचे से कहा जाता है ऊपर। इस कारण इसको कौन सी थ्योरी कहते हैं, रिले पंप थ्योरी। क्लियर हुआ यहाँ तक के। इसको कौन से वैज्ञानिक ने दिया था तो गॉडल-वेस्की नामक वैज्ञानिक ने। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, गॉडल-वेस्की की थ्योरी भी कहा जाता है। चलिए दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा बोस-पल्सन थ्योरी। सेकंड नंबर में लिखिएगा बोस-पल्सन थ्योरी, बोस-पल्सन थ्योरी। इसको हिंदी में लिखिएगा बोस का स्पंदनवाद। इधर देखिए इन्होंने कहता है, इधर पहले समझ लीजिएगा। किसको, ऊपर वाले को, नीचे को लिखिएगा बोस का स्पंदनवाद। देखिएगा बोस का स्पंदन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। बोस का स्पंदन ये कहता है कि पौधे में, मतलब पौधे का जो भीतरी कार्टेक्स होता है, कौन सा कार्टेक्स कहता है, भीतरी कार्टेक्स से ही जल का क्या करता है, रसारोहण करता है। लिखिएगा जेसी बोस के अनुसार, जेसी बोस के अनुसार रसारोहण की क्रिया पौधे के कॉर्टेक्स के द्वारा होता है। देखिएगा इस सिद्धांत को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देखिएगा इस सिद्धांत के परिणाम को लाने के लिए 2 इलेक्ट्रिक प्रोब का उपयोग किया था। 2 इलेक्ट्रिक प्रोब का उपयोग किया था। इस सिद्धांत या इस सिद्धांत क्या लिखा है, इस सिद्धांत को लाने के लिए 2 इलेक्ट्रिक प्रोब का उपयोग किया था। 2 इलेक्ट्रिक प्रोब का उपयोग किया था। हाँ, 2 इलेक्ट्रिक प्रोब का उपयोग किया था। कैसे किया था ध्यान से समझिएगा। पहले इधर देखिएगा, ये पौधा था, ये क्या था भैया आपका पौधा था। क्लियर हुआ। उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रिक प्रोब डाला यहाँ पास पौधे में। तो सबसे पहले पौधे कौन सा हिस्सा पे डालता है, वो एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस के बाद कौन सा डर्मिस होता है, कॉर्टेक्स। उसके बाद क्या रहता है आपका एंडोडर्मिस। उसके बाद क्या होता है आपका पेरिसाइकल। उसके बाद क्या रहेगा आपका साइलम।
मतलब पहले उन्होंने कहाँ तक के डाला, कॉर्टेक्स तक के डाला। कॉर्टेक्स भी जीवित कोशिका है आपका। एंडोडर्मिस भी आपका कौन सा कोशिका होगा, जीवित। पेरिसाइकल भी कौन सा कोशिका है आपका, जीवित। और जाइलम भी कौन सा कोशिका है आपका, जीवित कोशिका। अगर डेड सेल है तो केवल कौन सा है आपका, एपिडेर्म। अगर कौन सी कोशिका मृत कोशिकाओं का बना रहेगा पूछेगा, क्लियर हुआ। बाकी सब लिविंग सेल का बना होता है, लिविंग तो रहता है, आया समझ। लेकिन मृत कोशिकाओं का बना होता है, कौन होता है आपका, एंडोडर्मिस होगा। क्लियर हुआ। तो इसी जो उपयोग किया था वो कौन सा है आपका, इलेक्ट्रोड पोप। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड पोप का उपयोग किया था, तो कौन होगा आपका, जे.सी. बोस। अगर पूछा आपसे कि जे.सी. बोस ने इलेक्ट्रोड पोप का उपयोग कौन सा एक्सपेरिमेंट के लिए किया था, तो रसारोहण की क्रिया। कौन सी क्रिया के लिए, तो रसारोहण क्रिया। क्लियर हुआ। तो पहला कौन सी थ्योरी हुआ, वाइटल थ्योरी। वाइटल थ्योरी में कितना पढ़े, दो। पहला गॉडलवेस्की जिसको क्या कहते हैं, रिले पंप थ्योरी। दूसरा क्या होगा, सर जे.सी. बोस जिसमें क्या पढ़े अपन, इलेक्ट्रिक पोप। अब दूसरा थ्योरी लिखेगा फिजिकल, क्या पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा नामक वैज्ञानिक ने रसारोहण के क्रिया के लिए इलेक्ट्रिक पोप का उपयोग किया था, तो कौन सा होगा आपका, जे.सी. बोस। पूछा कि इलेक्ट्रिक पोप का उपयोग जे.सी. बोस ने कौन सा क्रिया के लिए किया था, तो कौन सा क्रिया होगा, रसारोहण की क्रिया। क्लियर हुआ तक क्या। अगला लिखिए आपका फिजिक रूट प्रेशर थ्योरी। पहला हो गया आपका वाइटल थ्योरी, दूसरा लिखिएगा रूट प्रेशर थ्योरी। दूसरा लिखिएगा रूट प्रेशर थ्योरी। चलिए दूसरा लिखिएगा रूट प्रेशर थ्योरी। लिख लिया रूट प्रेशर थ्योरी। लिखेगा इसको सर्वप्रथम प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लिखेगा रूट प्रेशर थ्योरी को प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हो गया। कैसा था प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट, इधर पहले समझिएगा। ये गमला है, ये क्या है, गमला। इस गमले में क्या है आपका, पौधा है। इसके ऊपरी हिस्सा को क्या कर दिया, काट दिया। काटने के पश्चात इसमें कांच की क्या लगाया है, ट्यूब लगा दिया। और कांच के ट्यूब को किससे बांध दिया, पाइप के यू आकार की नली से जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया, पाइप के यू आकार नली से जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया भाई, यू आकार के पाइप नली से जोड़ दिया। और ऊपर में क्या लगा दिया, मैनोमीटर लगा दिया। कौन सा मीटर लगा दिया, मैनोमीटर लगा दिया। क्लियर हुआ, लगा दिया तक के। अब ये क्रिया देखिएगा, इसमें पूरा पानी हुआ है और ये पौधे का क्या है आपका, स्टेम है। और ये कांच का ग्लास है, ग्लास है ये कांच का, ठीक। और ये रबर का क्या है आपका, ट्यूब है। क्या है, रबर का ट्यूब है। अब ये क्रिया को लगाने के पश्चात दिन को क्या कर दिया, शाम के समय छोड़ दिया। अब इस पौधे से जल का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तने के थ्रू एब्जॉर्प्शन हुआ, वो कहाँ गया आपका, ग्लास में। ग्लास में जाने के बाद कहाँ गया, वो रबर के ट्यूब में। और इस मैनोमीटर पे वो जल का लेवल कहाँ चलते गया, ऊपर जा रहा था। तो इसी से उन्होंने क्या किया था, काउंट किया था कि कोई भी वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके कारण हो रहा है, तो रूट प्रेशर के कारण। क्लियर है। इसको सिद्ध किसने किया था आपका, प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक। इससे सिद्ध हो गया कि जल का एब्जॉर्प्शन किससे होता है, रूट प्रेशर के भी द्वारा होता है। क्लियर, प्रिस्टले। इधर देखिएगा, लिखिए इसमें रूट प्रेशर में लिखेगा इसमें जल का अवशोषण, लिखेगा इसमें जल का अवशोषण या जल का रसारोहण, जल का अवशोषण या जल का रसारोहण मूल दाब के कारण होता है। मूल दाब के कारण होता है। मूल दाब शब्द को सर्वप्रथम स्टेफन हिल्स ने दिया था। मूल दाब शब्द को सर्वप्रथम
स्टेफन हिल्स ने दिया था। हो गया, आगे समझ। मतलब इस नली पे कोई भी जो जल का दबाव हो रहा है किसके कारण हो रहा है, तो रूट प्रेशर के कारण हो रहा है। नहीं पता किसी पौधे को काट लेना बोल रहा था, ऊपर में गुब्बारा लगा देना, नॉर्मल कंडीशन घर में होगा, पौधा देख लेना, ट्राई करके देख लेना। जब काटोगे तो ऊपर क्या होता है, पानी, या काट के ऐसे छोड़ दोगे, कुछ नहीं करोगे, तब भी ऊपर में पानी कैसे बुलबुला टाइप का रहता है ऊपर में, कि मतलब सिद्ध हो जाता है कि जल का मतलब रसायन किसके कारण हो रहा है, तो रूट प्रेशर के कारण। क्लियर यहाँ तक क्या है, आ गया समझ? तीसरा लिखिएगा फिजिकल थ्योरी। तीसरा लिखिएगा फिजिकल थ्योरी। क्वेश्चन पूछता है, मैं पहले बता दिया हूँ कि पूछेगा एसेंट ऑफ सिद्धांत को कितने सिद्धांत में दिया गया है, तो 3। पहला क्या था, वाइटल थ्योरी, दूसरा कौन थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, और तीसरा कौन होगा आपका, फिजिकल थ्योरी। लिखिएगा फिजिकल थ्योरी। ध्यान से समझिएगा ये थ्योरी क्या कहता है, इधर देखिएगा। तीसरा कौन थ्योरी कहता है, फिजिकल थ्योरी। इसमें यह कहा जाता है कि इसमें कोई भी जल का जो अवशोषण होता है वो लिविंग सेल के द्वारा नहीं होता। कौन सेल के द्वारा नहीं होता, मतलब जीवित कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता। किसका, जल का रसारोहण। जबकि डेथ सेल, कौन सेल कहता है, डेथ सेल के कारण जल का क्या होता है, रसारोहण होता है। और जल के डेथ सेल में कौन कौन होता है, तो जाइलम का कौन होगा आपका, ट्रैकिड्स, और जाइलम का कौन होता है, बेसल। ये दोनों कौन सी कोशिकाएं कहता है, मृत कोशिकाएं। अरे होता नहीं है मेरे बाप, ठीक। इधर देखिएगा, फिजिकल थ्योरी मतलब ये कहता है कि भौतिक रूप से जल का रसारोहण लिविंग कोशिकाओं से नहीं होता, जबकि जाइलम के मृत कोशिकाओं से होता। ठीक, इसे ही भौतिक क्रिया कहा था। अब आ गया समझ? अब इसके बहुत सारे क्या है, वाद है, प्रमुख वाद है। पहला इसमें देखिएगा कैपिलरी फोर्स थ्योरी। हो गया, लिख लिए यहां तक के। फिजिकल थ्योरी लिखे। फिजिकल थ्योरी के प्रकार, पहला होता है कैपिलरी फोर्स थ्योरी। पहला लिखिएगा कैपिलरी फोर्स थ्योरी। चलिए लिखिएगा कैपिलरी फोर्स, लिखिएगा इस थ्योरी को बोहम नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लिखिएगा बोहम नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगर पूछा आपसे कैपिलरी फोर्स थ्योरी को किसने दिया था, तो बोहम नामक वैज्ञानिक ने। इसमें जल का रसारोहण जाइलम के वेसल्स के द्वारा होता है। जाइलम के किसके द्वारा होता है, वेसल्स के द्वारा होता है। लिखिएगा कैपिलरी फोर्स थ्योरी, इसमें जाइलम के वेसल्स के द्वारा होता है। जाइलम के वेसल्स के द्वारा होता है। क्लियर है? इधर देखिएगा। और ये कोई भी जो जल होता है, कोई भी जल होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इधर देखिएगा कौन प्रेशर में कहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 35 फीट तक के ऊपर उड़ता। मतलब 35 फीट जो पौधा रहता है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वो जल कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। लिखिएगा इसी में, एटमॉस्फेरिक दाब के कारण ही 35 फीट पौधे में जल का रसारोहण होता है। पैंतीस फीट पौधे में जल का क्या होता है,
अवशोषण होता है या रसारोहण होता है। दूसरा लिखिएगा अंतःचूषण दाब द्वारा। दूसरा पहला हो गया कैपिलरी फोर्स थ्योरी, दूसरा लिखिएगा अंतःचूषण दाब मतलब इन्हिबिशन थ्योरी। इसी का टाइप है ना एक। हाँ इन्हिबिशन थ्योरी फिजिकल थ्योरी का टाइप सा है ना। दूसरा क्या लिखिए इन्हिबिशन थ्योरी। इन्हिबिशन मतलब समझते हो अंतःचूषण, जैसे कि सूखा बीज देखे हो ना, सूखा बीज में रसारोहण किसके कारण होगा, इम्बिबेशन द्वारा होगा। लिखिए इसको सेक्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लिख लिए, लिखिएगा इम्बिबेशन थ्योरी में। इसमें जाइलम का लिखिएगा इम्बिबेशन थ्योरी में, इसमें जाइलम का वेसल्स भाग ना लेकर, इसमें जाइलम का वेसल्स भाग ना लेकर ल्यूमेन की कोशिकाओं द्वारा होती है। ल्यूमेन, इसमें जाइलम की वेसल्स भाग ना लेकर ल्यूमेन की कोशिका द्वारा होती है। ल्यूमेन की कोशिकाओं द्वारा होती है। हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछता है, तीसरा लिखेगा इसी का, किसका, फिजिकल थ्योरी का, डिक्सन एंजोली का सिद्धांत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता दिया मैंने। ठीक, लिखिएगा इसको ट्रांसपिरेशन पूल, इसी को बोलते हैं। तीसरा क्या होगा भाई आपका ट्रांसपिरेशन पूल, यहां से क्वेश्चन आता है, मैं पहले बता दिया हूं। तीसरा कौन होगा अभी आपका ट्रांसपिरेशन पूल। ट्रांसपिरेशन पुल या इसी को बोलते हैं अपन डिक्सन एंजोली की थ्योरी। डिक्सन एंड जॉली थ्योरी लिखिएगा, ये काम का मैं पहले बता दिया, डिक्सन एंड जॉली की थ्योरी। ध्यान से समझिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा तो समझ आएगा ट्रांसपिरेशन पूल। इससे क्वेश्चन आता ही है, मैं पहले बता दिया हूँ भैया आपको। ठीक, डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम को समझिएगा। चलिए समझा दो। सर एक सेकेंड।
आप लोग को समझ आ रहा है जी? इधर अभिनव, अमिता, भावना, दीपिका, गायत्री, कमलेश, ममता, नेहा, रेखा, श्वेता, विनोद। क्यों भावना अभी तक ही सोई हो यार? हाँ और आपकी वो कहाँ गई गुर्रे? सर घर गई है। एक घर आते हैं देख जाते हो यार आप लोग। सर वो अभी जाने वाली थी, मैं उसी टाइम जाने वाली थी तो। तेरा तबीयत ठीक हुआ? हाँ। और तेरा अनुप्रिया तू तो अच्छी है। क्या? तबीयत मेरा बहुत खराब होता है। नहीं यार बस बाहर से लगता है नहीं है। होता भी है, फिर भी जाती मैं घर। तो कुछ इमरजेंसी था क्या? सर वैसे कुछ नहीं है। इधर देखिएगा, अब आप लोग को छुट्टी नहीं मिलेगा, मैं पहले बता दिया हूँ। 2 दिन बस छुट्टी दूंगा बोला हूँ, ठीक? वो 9 और 10 को मैं पहले बोल दिया हूँ। पूछा तो नहीं हो रहेगा करके बोल दिया। क्यों 9 और 10 को क्यों क्या कर तुम लोग? 9 और 10 को नहीं, अगर हमारे यहाँ अगर कॉलेज 9 बजे बुलाते हैं, 10 बजे बुलाते हैं, 10 बजे अगर बुलाएंगे तो मैं लूंगा क्लास। अगर सुबह 8 बजे बुला लेते हैं तब नहीं लूंगा बोला हूँ यार, ठीक? टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन सुबह 8 बजे बुलाएंगे शायद। अरे 7 अब 8 बज जाएगा हमको आते समय। 2 दिन बस ऐसा है। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, सबसे पहले कहता है, क्या कहता है? डिक्सन एंड जॉली की थ्योरी, जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ट्रांसपिरेशन पुल। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बनता है, डिक्सन और जॉली ने कौन सा सिद्धांत को दिया था? तो ट्रांसपिरेशन पुल को दिया था, पहला कंडीशन। पहला समझिएगा, डिक्सन एंड जॉली कौन सा सिद्धांत को फॉलो करता है? तो फिजिकल थ्योरी को क्या करता है? फॉलो करता है। फिजिकल थ्योरी मतलब भौतिक दाब को ही क्या करता है? उन्होंने फॉलो करता है, पहला कंडीशन, ठीक? इसमें पौधों में जल का जो अवशोषण होता है वो कौन सा अवशोषण करता है? तो जल को कैपिलरी वाटर को। कैपिलरी वाटर मतलब केशिकत, तो जल को ही पौधा क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। पहला, कौन सा बल के कारण वो नीचे से ऊपर चढ़ता है? तो ससंजक बल के कारण चढ़ता है। ध्यान से समझिएगा, जो पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रहा हूं उसको लिख लीजिएगा। मतलब अगर पूछा पौधे के लिए कौन सा जल उपयुक्त होता है तो कैपिलरी वाटर। पूछा पौधे के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होगा जल का अवशोषण के लिए तो ससंजक बल। ससंजक बल को कौन सा वैज्ञानिक ने दिया था? तो डिक्सन एंड जॉली ने। क्लियर हुआ तक की? आ गया समझ? और जल के अणु आपस में क्या होता है? जुड़ा रहता है, ठीक? अब इधर देखिएगा, ये रूट हेयर से जल को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। इधर पहले देख लीजिए भाई आप लोग, रूट हेयर से जल को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और रूट हेयर से होते हुए पौधे कहाँ जाएगा? स्टेम, और स्टेम से कहाँ जाएगा? लीफ में जाएगा। और लीफ से फिर जल का क्या होगा? आपका ट्रांसपिरेशन करेगा। लीफ से क्या करेगा? जल का ट्रांसपिरेशन। तो पौधे से जल को भी क्या हुआ? बाहर निकला। पौधे से ऑक्सीजन भी क्या निकला? बाहर निकला। लेकिन पौधे के स्टोमेटा के द्वारा किसको एब्जॉर्ब किया? कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लियर हुआ? अब जो काम का हिस्से लिखिएगा, थोड़ा सा जो मैं आप लोग को बताते जा रहा हूं उसको लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, हाँ एक पॉइंट लिखिएगा पहले, डीपीडी की वृद्धि बढ़ने से ही जल का अवशोषण होता है। पहला पॉइंट लिखिएगा, डीपीडी की वृद्धि बढ़ने से ही जल का अवशोषण होता है। ये क्या है डीपीडी? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंस लिखेगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंस की वृद्धि के बाद? हाँ, डीपीडी के वृद्धि होने से ही जल का अवशोषण होता है। हो गया यहाँ तक के? दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा मीजोफिल कोशिकाओं का, लिखिएगा दूसरा पॉइंट, मीजोफिल कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर, मीजोफिल कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर 20 एटम तक पाया जाता है। अगर पूछा मीजोफिल कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा तो 20 एटम तक होता है।
ठीक, इधर देखिएगा कितना एटम तक के होता है बताया, 20 एटम। इधर पहले समझ लीजिएगा, इधर पहले समझिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कहता है, कितना बताया, 20 एटम तक के क्या होता है, मेसोफिल कोशिकाओं का प्रेशर रहता है। जो एक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, कितना, एक जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कितने मीटर पौधे के जल को रसारोहण करता है, तो 10 मीटर। क्या बोले सर? 10। इधर पहले समझिएगा, मेसोफिल सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना एटम होता है, 20 एटम। तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है मेसोफिल सेल का, एक एटम कितने मतलब फीट तक के पौधे का जल को अवशोषण कर देता है, तो लिखिएगा 10 मीटर ऊंचाई तक। लिखिएगा एक ऑस्मोटिक प्रेशर, लिखिए एक ऑस्मोटिक प्रेशर 10 मीटर ऊंचाई तक, 10 मीटर ऊंचाई तक जल का रसारोहण करता है, एक एटम। आ गया समझ, क्या नहीं आया? अब आपसे पूछा कि पौधे के मतलब रूट से लेके अपेक्स तक की कौन सी कोशिका जल का अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है, मेसोफिल की सेल। अगर पूछा मेसोफिल की अगर 20 मीटर को ले जाने के लिए कितने एटम की आवश्यकता पड़ती है, 2 एटम की, क्योंकि 1 मीटर मतलब 10 मीटर को ले जाने के लिए कितना एटम की आवश्यकता होती है, 1 एटम की आवश्यकता होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 10 मीटर को ले जाने के लिए 1, तो 2 के लिए कितना पड़ेगा आपका 20। आया इसमें ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा जाइलम रस का तनाव, लिखिएगा जाइलम रस का तनाव, देखिए जाइलम रस का तनाव शक्ति, जाइलम रस का तनाव शक्ति, जाइलम रस मतलब समझते हैं, जाइलम शेप का मतलब टेंसिल स्ट्रेंथ, तनाव शक्ति 25 से 300 एटम तक होता है, 25 से 300 एटम तक होता है। इसका मतलब समझते हो, मतलब जल के अणु को जो जाइलम होता है वो बांध के रखता है। कौन सा बल के कारण बताया था, तो ससंजक बल के कारण। इतने एटम तक के वो उसको बांध के रखा रहता है जल के अणु को परमानेंट, जिसके कारण क्या होता है नीचे से ऊपर की तरफ जल का ट्रांसपिरेशन करेगा। आया समझ तक? 3 चीज को याद रखना इसमें से, पहला ऑस्मोटिक प्रेशर को, दूसरा जाइलम के तनाव को, कितना एटम तक के होता है उसको, 25 से कितना बताया आप लोग को, 300 एटम तक के। क्लियर हुआ तक के? आगे समझ। अगला लिखिए, नीचे लिखिएगा जाइलम के वेसल्स में ही टाइलोसिस का निर्माण होता है। अगला पॉइंट लिखिए वहीं पास, जाइलम के वेसल्स में ही टाइलोसिस का निर्माण होता है। लिखिएगा जाइलम के वेसल्स में ही टाइलोसिस का निर्माण होता है, जो जल के लिखिए जो रसारोहण की क्रिया को अवरुद्ध करता है, जो जल के रसारोहण की क्रिया को अवरुद्ध करता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा पौधे के मूल दाब का अधिकतम मान 2 एटम होता है। लिखिएगा पौधे के मूल दाब का, लिखिएगा पौधे के मूल दाब का अधिकतम 2 एटम्स होता है। एटम्स मतलब क्लियर हुआ तक के? कितना एटम होता है, तो 2 एटम। अगला लिखिएगा रसारोहण के लिए सबसे उपयुक्त सिद्धांत डिक्सन एंजोली का सिद्धांत। लिखिएगा रसारोहण के लिए उपयुक्त सिद्धांत डिक्सन एंजोली का सिद्धांत।
डिक्सन एंड जॉली का सिद्धांत। हो गया। अब आप लोग का अगला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है आपका वाष्पोत्सर्जन। हेडिंग डालिएगा ट्रांसपिरेशन। सर पौधे के मूल भाग का अधिकतम 2 एटम्स होता है, ये क्या है? उसका रूट प्रेशर का वो होता है, रूट प्रेशर इतना एटम होता है, 2 एटम। ठीक, ज्यादा से ज्यादा 2 एटम्स। हाँ उससे ज्यादा नहीं होता उसका। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर का पूछेगा, मेसोफिल सेल का कितना होगा आपका, कहता है 20 एटम होगा। ठीक है, अगर जाइलम का पूछेगा तो कितना होगा आपका, 25 से 300 एटम होगा। ठीक है, तीन ही चीज का मैं बताया हूँ भाई आप लोग को, क्लियर है। इधर देखिए अगला टॉपिक लिखिए आप लोग का ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब इसको हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। चलिए हेडिंग डालिएगा ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन को पहले समझिएगा। इधर देखिएगा, हेलो क्या हो गया, इधर देखिएगा एक शब्द लिखा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है समझिएगा, मतलब पौधे के वायवीय भाग, वायवीय मतलब समझते हो, एरियल पार्ट। इधर देखिएगा, ये पौधे का नीचे क्या हो गया, जड़, और जड़ से ऊपर कोई भी भाग होगा वो पौधे का क्या होगा, एरियल भाग, मतलब वायवीय भाग होगा। मतलब कौन सा भाग होगा, एरियल भाग। तो कहता है पौधे के वायवीय भाग से, मतलब एरियल भाग से जल का वेपर के रूप में, किस रूप में कहता है, वेपर के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता। मतलब पौधे के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाए। क्लियर यहाँ तक की कोई डाउट कहीं पास यार आया? अरे भाई पौधे के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, वेपर के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा यार। क्लियर हुआ। अगर यही अगर जल बूंद के रूप में निकलता तो वो दूसरा कहलाता, गटेशन कहलाता। वो बताऊंगा आगे मैं, वहां से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक, वाष्पोत्सर्जन समझ आ गया। अब देखते हैं वाष्पोत्सर्जन किस किस भाग द्वारा होता है। तो पहला लेते हैं अपन स्टोमेटा द्वारा। पहला किसके द्वारा होगा, स्टोमेटा। तीनों को पॉइंट्स लिखवा देता हूँ वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। पहला होता है स्टोमेटा द्वारा, दूसरा होता है आपका क्यूटिकल द्वारा, तीसरा होता है आपका लेंटिकुलर द्वारा। हाँ, इधर समझिएगा वाष्पोत्सर्जन किसके किसके द्वारा होगा, तो 3 प्रकार से। पहला किसके द्वारा कहता है, स्टोमेटा द्वारा, दूसरा क्या होगा क्यूटिकल द्वारा, तीसरा क्या होगा लेंटिकुलर द्वारा। मतलब इधर देखिएगा, ये पौधे के पत्ती के ऊपरी और निचली सतह पे छोटे छोटे छिद्र होगा जिसे क्या कहेंगे, स्टोमेटा। इसके तुरंत बाद, इन तीनों को पढ़ाने के तुरंत बाद में स्टोमेटा को पढ़ाऊंगा। क्लियर हुआ, आ गया समझ गया। तो पहले अभी सिर्फ अपन सिर्फ क्या देख रहे हैं यहाँ पर, से वाष्पोत्सर्जन को देख रहे हैं, ना कि स्टोमेटा। समझ गए। मतलब अगर स्टोमेटा कहाँ रहता है, तो पौधे की पत्ती के ऊपरी और निचली सतह पे छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। उस छिद्र को हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा से जल का वेपर के रूप में क्या निकलना, बाहर निकलना, वो क्या कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन। कितना प्रतिशत जल का निष्कासन होता है, तो 90% जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है, तो स्टोमेटा के द्वारा। क्लियर यहाँ तक की। दूसरा सर आप 99% बोले थे तो हाँ, तो पूरे जल का बताया हूँ। नहीं समझ आया।
अरे करो इधर देखो पहले, पूरे पौधे 100% जल में से 1% का यूज करेगा, बाकी 99% को बाहर निकालता। क्लियर? 90% स्टोमेटा करेगा, निकालेगा। आया समझ? लेकिन जल को 90% जल को निष्कासन कौन करता है? तो स्टोमेटा करेगा। क्लियर हुआ? दूसरा कौन सा कहता है? क्यूटिकल। इधर देखिए भाई, ये पौधे का पत्ती, ये क्या है? पौधे की पत्ती। पौधे के पत्ती के ऊपर भी किसका लेयर पाया जाता है? क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है। और इसी क्यूटिकल से जल का वाष्प के रूप में क्या निकलना? बाहर निकलना। ठीक, कितना प्रतिशत निकलता है? तो 5 से 8% जल का निष्कासन किससे होता है? तो क्यूटिकल के द्वारा। और कौन सा पौधे के पत्ती में क्यूटिकल्स पाया जाता है? गुड, मतलब जो पौधा क्या होता है? जीरोफिटिक होगा। और जीरोफिटिक भी पौधा कितने प्रकार का होगा? उसकी पत्ती कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सा? गुड। और दूसरा? गधों, पहला नॉन सेक्युलेंट और दूसरा होता है सेक्युलेंट। पहला मोटा मांसल पौधे की पत्ती और दूसरा ऐसे नॉर्मल पत्ती रहेगा। जैसे बबुल की पत्ती नॉर्मल पत्ती है, नांगफनी मोटी पत्ती, एलोवेरा देखो चेहरा चमक रहा है तो एलोवेरा लगा है ना, तो एलोवेरा मतलब कौन सा होगा? सेक्युलेंट प्लांट होगा। क्लियर हुआ? मतलब देखिएगा, जितने भी जीरोफिटिक प्लांट्स होगा सब में क्या रहता है? क्यूटिकल का लेयर होगा, तो उससे भी जल का क्या होता है? आपका निष्कासन होगा। क्लियर हुआ? तो दोनों पौधे की किस में हुआ? पत्ते पे हुआ। तीसरा होता है लेंटिकुलर। लेंटिकुलर मतलब छाल, छाल मतलब समझते हो? बाल। तो पौधे के तना पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी छिद्र से जल का वाष्प के रूप में क्या निकलना? बाहर निकलना। वो क्या कहलाएगा? लेंटिकुलर। मतलब 1 से 5% जल का निष्कासन किससे होता है? तो लेंटिकुलर द्वारा होगा। देखिएगा, चलिए भाई, सर क्यूटिकल से सबसे कम मात्रा में होना चाहिए ना, क्योंकि उसी से कम होगा करके उस पौधे में पाया जाता है। तना से बहुत कम निकलता है बाहर का। इसमें 1% दिया है। तना बोलेंगे या फिर छाल बोलेंगे? वही है, तना में ही तो बाहर का रहता है। क्यों अलग अलग है? तना भाई स्टेम है, उसके ऊपर जो छिलका वही क्या कहलाएगा? बाहर का कहलाएगा। क्लियर हुआ? अब ये सब किसके भाग हैं? जाइलम के कि फ्लोएम के? नहीं फ्लोएम किसके भाग होता है? फ्लोएम के। जितने भी अंदर पे रहेगा वो हमेशा जाइलम, और जो बाहर पे रहेगा वो हमेशा फ्लोएम। जैसे आपके शरीर का देखिएगा, धमनी और सीरा। धमनी अंदर का पार्ट है, मतलब जल ले जाता है, मतलब जाइलम। उसी प्रकार से धमनी किसका परिवहन करता है? शुद्ध रक्त का। और सीरा किसका करता है? तो अशुद्ध रक्त का। तो उसी प्रकार से प्लांट में भी पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। आया? फ्लोएम के पार्ट से आप बोले पर बार्क तो एपिडर्मिस का होगा ना सर? अरे मेरे बाप, इधर पहले समझ लो, पौधे में सिर्फ 2 ही भाग देखने को मिलता है, अंदर वाला जाइलम, बाहर वाला फ्लोएम। अब सब उन लोग का नाम अलग अलग हो गया। आया समझ? वही डेथ होते जाएगा तो बनेगा आपका, क्या बनेगा? एपिडर्मिस, छाल। अभी पढ़ोगे ना सेकेंडरी ग्रोथ में, क्यों टेंशन लेते हो? फाइलम, फाइलोजम, फाइलोडर्म, वहीं से क्वेश्चन बनता है पेरिडर्म क्या है। ठीक, क्लियर हुआ? सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ाऊंगा आप लोग को, टेंशन मत, पढ़ा डाला हूँ शायद। क्लियर है? पढ़ा दिया हूँ। ठीक, इधर देखिएगा, मतलब पहला क्या हुआ? स्टोमेटा। दूसरा क्या पढ़ाया? क्यूटिकल। तीसरा क्या होगा आपका? लेंटिकुलर। मतलब जल का वेपर के रूप में लिप से बाहर निकलना स्टोमेटा द्वारा, स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल के द्वारा जल बाहर निकलेगा तो क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, और बाहर के द्वारा होगा तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्लियर है तक? तो डाउट कहीं पास यार? अब मेन आप लोग हेडिंग डालेंगे, आप लोग स्टोमेटा, फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा। हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा।
हेडिंग डालेंगे स्टोमेटा। इधर ध्यान से समझिएगा, इससे क्वेश्चन आता है भाई स्टोमेटा। तो पहला देखिएगा, पहले हम देखते हैं इसकी टाइप्स देखते हैं स्टोमेटा का। पहले समझिएगा स्टोमेटा या पहले देखिएगा ये पौधे का क्या हुआ, पत्ती। ये पौधे का क्या हुआ, पत्ती। ये भी पौधे का क्या हुआ, पत्ती। हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से समझिएगा, आपकी समझ आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन आता है ये देखिएगा, ये पौधे का क्या हुआ, स्टोमेटा। मतलब ये पौधे का पत्ती का क्या हुआ, स्टोमेटा। ये भी पौधे का पत्ती का क्या हुआ, स्टोमेटा। मतलब कुल मिला के पौधे के पत्ती के ऊपरी और निचली सतह पे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाया जाता है। इसी छिद्र को अपन क्या कहेंगे, स्टोमेटा कहते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास दो प्रकार के प्लांट्स हैं। पहला कौन सा प्लांट है आपका, मोनोकाट का प्लांट, और दूसरा कौन सा प्लांट है आपके पास, डाइकाट का प्लांट। तो मोनोकाट के ऊपर और निचली दोनों सतह पर स्टोमेटा पाया जाता है। ध्यान समझिए। और डाइकाट में केवल स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, तो निचली सतह पे। मोनोकाट का जो स्टोमेटा होगा, ठीक, वो भगवान शिव का कौन शेप होगा, डंबल शेप होगा। और डाइकाट का जो स्टोमेटा होगा वो किस शेप में होगा, आपका किडनी शेप्ड होगा। ध्यान समझिए, आ नहीं आ रहा। मोनोकाट के पौधे के जिस जगह पे स्टोमेटा होगा उस जगह पे एक सेल्स पाया जाता है जिसको कहते हैं बुलीफार्म की सेल, जबकि डाइकाट में ऐसा नहीं होता। आया समझ में? नहीं आया? ध्यान समझिए, जितने भी स्टोमेटा होगा इसी प्रकार से होगा। ठीक, हमेशा स्टोमेटा डे पे क्या रहता है, ओपन रहेगा, और नाइट में स्टोमेटा क्या रहेगा आपका, क्लोज रहेगा, सारे प्लांट का। लेकिन कैम प्लांट को छोड़कर। कैम प्लांट मतलब जो सिर्फ खाता है, निकालता नहीं है, और जो खाएगा वो कैसा होगा, मोटा होगा, और जो निकालेगा नहीं तब भी वो मोटा होगा। अरे सिर्फ खाता बस है यार, निकालता कुछ नहीं है तो क्या होगा, मोटा। जैसे जीरोफिटिक प्लांट देखे हो, पौधे पत्तियां मोटी और मांसल होती है। इसी कारण देखिएगा उसमें एलोवेरा लगाते हैं ना चेहरा पे, एलोवेरा जब चेहरा पे लगाते हो तो चेहरा पीला पीलापन आता है। चेहरा क्या आता है, पीला पीलापन आता है। क्यों आता है पीलापन? क्योंकि वो उसमें सिर्फ क्या है, भोज्य पदार्थ संग्रहित है, वो बाहर नहीं निकालता, और बाहर बहुत नगण्य मात्रा में निकालता है। ठीक, मतलब ऐसे पौधे का स्टोमेटा, कौन से पौधे का, कैम प्लांट का स्टोमेटा हमेशा डे पे क्लोज रहेगा, और नाइट में हमेशा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। इस प्रकार की स्टोमेटा को कहते हैं डाइअर्नल स्टोमेटा होती है। क्वेश्चन पूछता है कि डाइअर्नल स्टोमेटा किसमें पाया जाता है, तो डाइअर्नल स्टोमेटा कौन से प्लांट में मिलेगा आपको, कैम प्लांट्स में मिलेगा। लिखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल दिया हूं। पूछेगा डाइअर्नल स्टोमेटा कौन सा प्लांट्स में पाया जाता है, तो कैम प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, इस टॉपिक को मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा स्टोमेटा को अच्छे से, क्योंकि इसमें स्टोमेटा का प्रकार भी पूछता है कि स्टोमेटा आलू प्रकार का है, ठीक है, किस प्रकार का है उसको। ठीक है, तो आज आप लोग इतना ही पढ़िएगा।